हेलो एवरीवन। सो बैंकिंग स्पेस में एक इंटरेस्टिंग बैंक पे आज हम डिस्कशन करेंगे, सीएसबी बैंक। इस बैंक को मैं पहले बहुत एक्टिवली ट्रैक करता था। सीएसबी बैंक, करूर वैसा बैंक, सिटी यूनियन बैंक। करूर वैसा तो ऑफकोर्स काफी अच्छा कर गया। सीएसबी बैंक का ना एसेट क्वालिटी का कभी कोई चैलेंज नहीं रहा है। अगर आप पिछला 2 साल 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड इनका देखोगे तो जैसे बाकी बैंक्स एनबीएफसी को हमने देखा, ग्रॉस एनपीए, एसेट क्वालिटी, क्रेडिट कॉस्ट, प्रोविजनिंग, ये सारी चीजों पर प्रॉब्लम हुआ। इस बैंक का एसेट क्वालिटी में कोई 2-3 साल में बड़ा प्रॉब्लम नहीं हुआ है। इनके लिए दो चैलेंज रहे हैं। पहला ओपेक्स, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। तो ओपेक्स वाला पार्ट इनका बढ़ गया, जिसकी वजह से आप देखोगे प्रॉफिट जो है, ऑपरेशन प्रॉफिट बैंक का अच्छे रेट से ग्रो नहीं हो पा रहा था। उस पे थोड़ा सा चैलेंज था। दूसरा मार्जिन, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो ये बैंक कुछ टाइम पहले तक ना 5.5%, 5.25% तक का निम बनाता था, नेट इंटरेस्ट मार्जिन बनाता था, जैसे कोटक बैंक को आपने देखा होगा। तो काइंड ऑफ ऐसे मार्जिन थे इनके। लेकिन ये जो इंटरेस्ट रेट साइकिल आया ना आपका, अभी वाला नहीं, अभी तो रेट कट साइकिल है। अगर आप 2022 में मार्केट में थे तो तब आरबीआई ने रेपो रेट अपना इंक्रीज किया था, जहां से इस बैंक के मार्जिन धीरे धीरे करके नीचे आए थे। तो मार्जिन पे इंपैक्ट पड़ा। दूसरा ओपेक्स आपका बढ़ गया, जिसकी वजह से ऑपरेशनल प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट पे बैंक का प्रेशर रहा है। एसेट क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं रहा है। अब अभी इस बैंक को क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम, तो काफी सारी चीजें हैं जो इंटरेस्टिंग लग रही है, तो उसको डिस्कस करेंगे। आगे का आउटलुक समझेंगे, पूरे बैंकिंग स्पेस के अंदर ये बैंक कहां पे स्टैंड करता है, आगे का कैसा अपॉर्चुनिटी लगता है, इन सारी चीजों पे डिस्कशन करेंगे। तो Q2 के नंबर से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। 1920 में ये बैंक स्टार्ट हुआ है। काफी पुराना प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। केरला से ये बैंक स्टार्ट हुआ है। जैसे वो फेडरल बैंक को आप देखोगे, उसकी भी स्टोरी केरला से ही स्टार्ट हुई है। काफी पुराना बैंक है वो भी। लेकिन इन्होंने अच्छा काम क्या किया है इनका, अगर आप ये ग्रॉस एडवांसेस वाला पार्ट देखोगे ना, तो डाइवर्सिफिकेशन अच्छा किया है इन्होंने। केरला में आज के टाइम पे 19% लोन बुक है इनका, और उससे ज्यादा इन्होंने 26% अपना तमिलनाडु में लोन बुक बिल्ड कर लिया है। इसके अलावा महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, प्लस अदर स्टेट्स। इवन दिल्ली एनसीआर में भी आप देखोगे तो पिछले 2-2.5 साल के अंदर बहुत एग्रेसिव एक्सपेंशन किया है। बहुत सारे ब्रांचेस इन्होंने इन नॉर्दर्न रीजन के अंदर भी ओपन किया है। तो डाइवर्सिफिकेशन पे बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। अनलाइक जैसे आप एक वो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना, ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसको अगर आप देखोगे तो उसका 40-50% जो बुक था वो केरला में था। अब 2023 में एक फ्लड आया आपका केरला में, और माइक्रो फाइनेंस का खराब साइकिल स्टार्ट होने से पहले ही ईसैफ जो है वो स्ट्रगल करना स्टार्ट हो गया। जब तक उससे रिकवर हुआ तब तक माइक्रो फाइनेंस का डाउन साइकिल आ गया। तो इन्होंने उस रिस्क से अपने आप को काफी ज्यादा प्रोटेक्ट कर लिया। डाइवर्सिफिकेशन अच्छा रहा है बैंक का। हालांकि डिपॉजिट वाले फ्रंट पे अभी भी इनकी डिपेंडेंसी जो है वो केरला पे ज्यादा है, लेकिन जो लोन बुक, मेन रिस्की जो आपका प्रोडक्ट है, जो बिजनेस है, एसेट वाला पार्ट, उसको इन्होंने अच्छे से डाइवर्सिफाई करा है। देन इस बैंक के लिए सबसे बड़ा जो चेंज था वो 2022 में आया, जहां पे ये जो प्रलय मंडल जी हैं, बैंक के करंट एमडी एंड सीईओ, इन्होंने एज अ एमडी सीईओ बैंक को ज्वाइन किया। सितंबर के अराउंड 2022 में इन्होंने ज्वाइन किया, और इन्होंने ना एक रोड मैप रेडी किया ये सीएसबी बैंक के लिए कि टिल 2030, यानी कि अगले 7-8 साल के अंदर हमें सीएसबी बैंक को ना एक हाई क्वालिटी मिड साइज का बैंक बनाना है। अभी ये बैंक देखोगे तो बहुत छोटा है, अभी भी 30,000-35,000 करोड़ का लोन बुक है। तो इनका विजन था कि नेक्स्ट 7-8 ईयर्स में सीएसबी बैंक को मिड साइज का एक हाई क्वालिटी का बैंक बनाना है। उसके लिए बहुत सारी चीजें हमको करनी पड़ेगी। ऑफकोर्स ब्रांच एक्सपेंशन करना पड़ेगा, डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी पे काम करना पड़ेगा, प्रोडक्ट इनोवेशन करना पड़ेगा, प्रोडक्ट डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी, रिटेल के प्रोडक्ट्स ऐड करने पड़ेंगे। तो पिछला 3 साल अगर आप देखोगे, 3-3.5 साल 4 साल सीएसबी बैंक के लिए जो गया है वो इन्हीं सारी चीजों पे गया है। इन्होंने एक वो क्या बोलते हैं उसको, रोड मैप दिया। सबसे पहला था आपका सस्टेन, दूसरा था बिल्ड, तीसरा फेज था इस बैंक के लिए स्केल का। तो अभी ये बैंक जिस फेज में है वो है आपका बिल्ड। सस्टेन हो गया, बिल्ड चल रहा है। अब FY27 ऑनवर्ड्स ये बैंक जो है वो स्केलिंग मोड में आएगा। अभी तक बैंक किस पे काम कर रहा था, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन पे काम कर रहा था, ब्रांच एक्सपेंशन पे काम कर रहा था। जैसे हमने डिस्कस किया, नॉर्दर्न रीजन में भी बहुत सारे ब्रांचेस इन्होंने ओपन करे। फिर इसके अलावा क्योंकि आपको मिड साइज का बैंक बनना है तो टेक भी अपना स्ट्रॉन्ग करना है, मोबाइल बैंकिंग पे काम करना है, तो ये सारी चीजों पे इन्होंने काम किया है। अब FY27 ऑनवर्ड जो है बैंक स्केलिंग मोड में आएगा, जहां पे ये सारे प्रोडक्ट्स जो है इनके, रिटेल के, होलसेल बैंकिंग हो गया, कॉर्पोरेट बैंकिंग हो गया, गोल्ड फाइनेंस हो गया, इन सब पे बैंक मतलब अच्छे से काम करेगी। और जो इन्होंने ब्रांच एक्सपेंशन किया है उसको ये लेवरेज करेंगे FY27 ऑनवर्ड्स। तो ये इनका पिछले 3-4 साल का प्रोग्रेस रहा है। सो जैसे इन्होंने, आप देखोगे यहाँ पे भी इन्होंने शेयर किया है, सस्टेन अभी आपका चल रहा है बिल्ड, और FY27 से कंपनी स्टार्ट करेगी अपना स्केल वाला फेज, जो थर्ड फेज है इनका। देन नंबर्स अगर हम देखें बैंक के, तो इस क्वार्टर में Q2 में 29% की ग्रोथ है बैंक के लोन बुक के अंदर। अभी भी बुक आप देखोगे तो छोटा ही है, 34,700 करोड़ का लोन बुक है। लोन बुक मिक्स कैसा है, तो गोल्ड लोन की तरफ डिपेंडेंसी ज्यादा है। इनफैक्ट इस क्वार्टर में और बढ़ गई है। पिछले साल 44% था, अभी 47% के आसपास है। इसके अलावा ये कहां पे लोन देते हैं, होलसेल, जो आपका कॉर्पोरेट बैंकिंग है वहां पे लोन देती है, बिजनेस लोन देती है बैंक, और रिटेल में भी इनका छोटा सा एलोकेशन है 17% के आसपास। लेकिन आगे चल के ना ये गोल्ड लोन का जो मिक्स है वो बैंक कम करने को देख रहा है। अभी 44-47% के आसपास है, लेकिन इनका मीडियम टर्म का टारगेट है इसको ये कम करेंगे।
गोल्ड लोन में क्या ग्रोथ रही है, 37% के आसपास की ग्रोथ है। ऑलरेडी हमने ये Q1 Q2 में बहुत सारे एनबीएफसीज बैंक्स को देखा जिनका गोल्ड लोन वाला पार्ट है वो बहुत हाई रेट से ग्रो कर रहा है, उसका एडवांटेज इनको भी मिल रहा है। लेकिन एक चीज हमको यहाँ पे समझना है, इनका यील्ड अगर आप देखोगे गोल्ड लोन में ना तो 11.7% है। हमने बहुत सारी एनबीएफसीज को डिस्कस किया जिनका गोल्ड लोन में जो यील्ड है वो 19, 20, इवन 22% है। तो ये हमें क्या दिखा रहा है, उन लेंडर से ऑलमोस्ट हाफ रेट पे ये जो गोल्ड लोन है वो मतलब अपने कस्टमर्स को ऑफर कर रहे हैं। यानी कि कस्टमर्स की जो क्वालिटी है सीएसबी बैंक के पास में और बाकी एनबीएफसीज लेंडर्स के पास में उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये काफी बेटर क्वालिटी कस्टमर्स के साथ में डील कर रहे हैं। अभी कॉन कॉल वाले पार्ट में और अच्छे समझेंगे। तो मतलब यहाँ पे रिस्क काफी कम है। प्लस आप एनपीए भी देखोगे वो तो वैसे ही गोल्ड लोन में काफी कम होता है और इनका भी काफी स्टेबल है। देन डिसबर्समेंट वाला पार्ट अगर हम देखें तो 50% की ग्रोथ है इसके अंदर। अब आई मीन मुझे वैसा बैंकिंग में तो कोई याद आता नहीं कि जिसको हमने डिस्कस किया हो, आपने भी किसी को देखा हो जिसका 29-30% का लोन बुक ग्रोथ हो और साथ में 50% का डिसबर्समेंट ग्रोथ हो। तो क्योंकि इनका एसेट क्वालिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बैंक खुल के लोन दे सकता है, इसीलिए हम देख रहे हैं कि डिसबर्समेंट में भी काफी फास्ट ग्रोथ है। देन बैंक का डिपॉजिट वाला पार्ट अगर हम देखें तो उसमें 25-26% के आसपास की ग्रोथ है। लगभग 40,000 करोड़ का डिपॉजिट बुक है। एक जो चैलेंज है सीएसबी बैंक के लिए ना वो है इनका क्वालिटी ऑफ डिपॉजिट। मतलब अभी तो काफी टाइम से हम इतना कंसिस्टेंटली बैंक को डिस्कस करते नहीं है, स्टार्टिंग में जब करते थे तब हर एक रिजल्ट में कॉन कॉल में हम एक चीज पे फोकस करते थे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है ना एक बैंक में, ना वो आपका एसेट क्वालिटी होता है ना वो लोन बुक होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका डिपॉजिट बुक। क्योंकि डिपॉजिट बुक जो है ना वो एक बैंक के लिए डिसाइड करता है कि उसका जो कस्टमर सेगमेंट है वो कहां पे होगा। अगर आपकी डिपॉजिट की क्वालिटी जो है वो बल्कि डिपॉजिट पे है, होलसेल डिपॉजिट पे है, तो आपको फोर्सफुली अगर अच्छा मार्जिन बनाना है तो आपको रिस्की कस्टमर को लोन देना पड़ेगा। रिस्की कस्टमर को आप लोन दोगे तो क्या होगा, एनपीए बढ़ने का चांस ज्यादा होगा। एनपीए बढ़ने का चांस ज्यादा होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोविजनिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, यानी कि क्रेडिट कॉस्ट आपका ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस मॉडल में ज्यादा होगा। तो क्वालिटी ऑफ डिपॉजिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है बैंकिंग में। इनका क्वालिटी ऑफ डिपॉजिट अगर आप देखोगे ना तो बाकी सारी चीजें ठीक करी है इन्होंने, लेकिन इसको बैंक अभी तक इंप्रूव नहीं कर पाया है। ये अभी भी 20 से 24-25% के आसपास है। कासा की हम बात कर रहे हैं, सस्ता डिपॉजिट। तो सस्ता डिपॉजिट अगर मैं मार्केट से नहीं ले पाऊंगा तो बहुत लंबे टाइम तक अपने लोन बुक को ना मैं सस्टेनेबली ग्रो नहीं कर सकता। हालांकि अभी तक इन्होंने किया है, मतलब आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो ये जो 29% का ग्रोथ है ये वन ऑफ नहीं है। ये पिछले 3-4 साल से कंसिस्टेंटली क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर, ईयर आफ्टर ईयर बहुत हाई रेट पे ग्रो कर रहे हैं। 25% के आसपास की इनका ग्रोथ का कैगर रहा है। लेकिन अगर आपको अगले 5 साल में जो आपका विजन है एक मीडियम साइज का बैंक बनना है तो ये कासा को ना और मतलब इंप्रूव करना पड़ेगा। हमने अभी बंधन बैंक को डिस्कस किया था जिसका कासा रेशियो 28-30% के आसपास है। बाकी भी बैंक्स को आप देखो, इवन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को देखो, एक्विटास को देखो, उनका भी कासा इंप्रूव हुआ है। तो कासा पे इनको काम करने की जरूरत है, कासा अभी भी काफी कम है। प्लस अगर आप ये टर्म डिपॉजिट का मिक्स भी देखो तो उसमें भी बल्क का जो कॉम्पोजिशन है ना वो 46% है। मतलब रिटेल डिपॉजिट पे डिपेंडेंसी आपकी ज्यादा होनी चाहिए, एटलीस्ट ये 65, 70, 75% के आसपास होना चाहिए, जो कि अभी 54% है। तो ये एक वीक पॉइंट है सीएसबी बैंक का। इसके अलावा ऑफकोर्स बाकी सारे चीजों पे अभी तक अच्छा किया है इन्होंने। देन बैंक की एसेट क्वालिटी अगर हम देखें तो जैसे हमने डिस्कस किया कभी कोई प्रॉब्लम रहा नहीं है। ग्रॉस एनपीए आप देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनफैक्ट और इंप्रूव भी हुआ है। प्लस अगर हम फ्रेश एडिशन देखें इस क्वार्टर में उसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो एनपीए क्रेडिट कॉस्ट इतना ज्यादा चैलेंज नहीं है बैंक के लिए। इंटरेस्ट इनकम में बहुत अच्छी ग्रोथ है वाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर। प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका नॉर्मल रेट पे इंक्रीज हुआ है, इसीलिए आप देखोगे नेट इंटरेस्ट इनकम में Q1Q 12% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। फिर फी इनकम में बहुत अच्छी ग्रोथ आई है, वाई तो डबल हो गया, इनफैक्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 80% की ग्रोथ है। इस वजह से आप देखोगे ये जो रेवेन्यू बोलते हैं हम लैंडिंग बिजनेस के लिए, नेट ऑपरेटिंग इनकम, इसमें 24% की ग्रोथ है। वाई भी 36% से ग्रो हुआ है। ओपेक्स वाला पार्ट इनका अभी भी काफी एलिवेटेड है। यहाँ पे कभी मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं मिल रहा है, क्योंकि खर्चा जो है आपका वो बढ़ा है 35% से और बैलेंस शीट आपकी ग्रो करी है लगभग 25-27% से। तो मतलब ये जो ऑपरेटिंग लिवरेज वाला पार्ट है जो ऑपरेशन लेवल पे इनको मिलना चाहिए वो अभी भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि खर्चा ज्यादा है बैंक का। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखें तो Q1Q बहुत अच्छी ग्रोथ है 27% की। प्रोविजनिंग इन्होंने मतलब आप देखोगे वाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में इंक्रीज करी है, इस वजह से पैट ग्रोथ थोड़ा सा ना कम हो गया, वाई 16% हो गया और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 35% हो गया, वरना बॉटम लाइन में और अच्छी ग्रोथ हमको देखने को मिल सकती थी। तो ये ओवरऑल नंबर्स है सीएसबी बैंक के, अच्छे नंबर्स हैं। मतलब आप डिपॉजिट ग्रोथ देखो, लोन बुक ग्रोथ देखो, 29% का लोन बुक ग्रोथ है। मतलब पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री का ये Q2 में जो ग्रोथ है वो 10-11% है। इन्होंने ऑलमोस्ट 3 टाइम ग्रोथ डिलीवर करा है इंडस्ट्री के कंपैरिजन में। ऑफकोर्स बेस छोटा है, ये आर्गुमेंट हम इसमें कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जिनका बेस बहुत छोटा है, जिनका लोन बुक का साइज छोटा है, लेकिन आप वहां पे मतलब 10% की भी ग्रोथ नहीं देखोगे। और ये बैंक इस चीज को 3-4 साल से कंसिस्टेंटली कर रहा है, तो वो वाली चीज अच्छी है। डिपॉजिट की क्वालिटी एक थोड़ा सा चैलेंज है इनके लिए,
और प्लस आगे ये यील्ड का, प्रॉफिटेबिलिटी का, एसेट क्वालिटी का कैसा ट्रेंड रहेगा, प्रोविजन क्यों बढ़े मेनली, उन सारी चीजों पे अब मैनेजमेंट का कमेंट्री डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपका पॉइंट आता है ये नेट इंटरेस्ट इनकम वाला पार्ट, कि उसमें इतनी अच्छी ग्रोथ हमको क्यों देखने को मिली, स्पेशली क्यू ऑन क्यू, क्योंकि ये वो माइक्रो फाइनेंस वाला लेंडर तो है नहीं कि डाउन साइकिल में था और अब एक अप साइकिल में आया तो एक क्वार्टर में सडनली इतना ग्रोथ दिखा। इनका तो नॉर्मल चल रहा था बिजनेस, उसके बाद भी काफी अच्छी ग्रोथ दिखी है। तो इनका जो नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ा है ना, उसके दो मेन रीजन है। पहला तो यील्ड इन्होंने बढ़ाया है, लास्ट क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करोगे तो लगभग 20 बेसिस पॉइंट से इनका यील्ड इंक्रीज हुआ है। यील्ड क्यों इंक्रीज हुआ है? क्योंकि गोल्ड लोन में इन्होंने एक तो लोन मिक्स बढ़ गया 44 से 47%, दूसरा इन्होंने गोल्ड लोन में भी यील्ड बढ़ाया है, और एक जो उनका ये दूसरा प्रोडक्ट है होलसेल बैंकिंग वाला, मतलब कॉर्पोरेट बैंकिंग वाला, उसमें भी यील्ड में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो ये दो रीजन की वजह से इनका यील्ड इंक्रीज हुआ इस क्वार्टर में। दूसरा, कॉस्ट ऑफ फंड कम हुआ, मतलब दोनों जगह एडवांटेज हो गया ना। पहला तो जिस रेट पे मैं लोन देता हूं कस्टमर को, वो रेट मैंने बढ़ा दिया, तो पर लोन जो मेरा कमाई होती थी वो बढ़ गई। इसके साथ में क्या हो गया, जो मैं पैसा उठाता था मार्केट से वो सस्ता हो गया, कॉस्ट ऑफ फंड मेरे लिए सस्ता हो गया। 6 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। तो ओवरऑल इसने मेरे निम को इंप्रूव किया, नेट इंटरेस्ट मार्जिन बैंक का इंप्रूव हुआ है। कितना है नेट इंटरेस्ट मार्जिन? 3.8%, 3.81 इसके आसपास है इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने ना लास्ट क्वार्टर में अपना ये गाइडेंस दिया था, गाइडेंस नहीं मतलब एक तरीके से आउटलुक दिया था मार्जिन के ऊपर, और हमने वो जो Q1 को अपॉर्चुनिटी वाला वीडियो किया था ना, उसमें हमने इस चीज को डिस्कस भी किया था कि CSB बैंक हो गया, IDFC फर्स्ट बैंक हो गया, इसको हमको हमारे रडार पे रखना है, क्योंकि इन्होंने अपने कॉन कॉल में बोला है कि हमारा जो निम है ना, उसका एक तरीके से बॉटम बन गया Q1 में। इनको बहुत पूछा भी गया लास्ट क्वार्टर के कॉन कॉल में कि आई मीन क्या लीवर्स हैं जिसके बेसिस पे आप ये गाइडेंस दे रहे हो कि निम यहां से इंप्रूव होगा। तो इन्होंने एग्जैक्टली तो नहीं बताया, लेकिन इस क्वार्टर में नंबर्स में हमको देखने को मिला कि निम बैंक का 3.5 से 3.8% हो गया, 30 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। तो उसमें दोनों का एडवांटेज आया, एक तो आपका यील्ड भी इंप्रूव हो गया, दूसरा आपका ये जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो भी कम हो गया। अब पॉइंट आता है कि इसकी सस्टेनेबिलिटी क्या है, मतलब ये वन ऑफ था या आगे भी हम ये इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इनकी मैनेजमेंट का कहना है कि निम जो है ना हमारा, वो एटलीस्ट FY26 के एंड तक वो इसी रेंज में रहेगा, 3.7 से 3.9% के बीच में, यानी यहां से ज्यादा अपसाइड भी नहीं है और यहां से ज्यादा डाउनसाइड भी नहीं है। तो स्टेबल मार्जिन रहेंगे बैंक के एटलीस्ट अगले 2 क्वार्टर में। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इनका ना 60% जो बुक है एसेट वाले साइड पे वो फिक्स रेट के ऊपर है। तो मतलब एक जो आप अभी देख रहे होगे दिसंबर में एक्सपेक्टेड है RBI फिर से रेट कट करेगा, इसमें CSB बैंक को ना इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 60% जो मेरा एसेट है, जो लोन बुक है, वो फिक्स रेट पे है, यानी उस पर जो मुझे रेट चेंज करना होगा वो अगले साल करना होगा, या फिर जब भी उसका टेन्योर होगा, रीप्राइसिंग होगी, तब जाके करना होगा। तो ये इनको एडवांटेज है। और वहां पे आप वो बंधन बैंक को देखोगे, DCB बैंक को देखोगे, इवन आई थिंक IDFC फर्स्ट बैंक को भी थोड़ा सा डिसएडवांटेज होगा अगर रेपो रेट आपका फिर से कट होता है दिसंबर के अंदर, क्योंकि फिर से शॉर्ट टर्म में उन बैंकों के जो ये कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है, ये सॉरी कॉस्ट ऑफ फंड, आपका वो जो यील्ड है, सॉरी यील्ड जो है आपका, वो फिर से कम हो जाएगा, तो आपके मार्जिन पे प्रेशर आ सकता है। तो उन बैंकों के लिए वो नेगेटिव है, CSB बैंक के लिए ये पॉजिटिव नहीं, मतलब न्यूट्रल है, इनको कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे रेपो रेट आपके और कट हो आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। तो यहां से बैंक जो है वो काफी कॉन्फिडेंट है। लेकिन एक चीज है, मीडियम टर्म में ना इनका लोन बुक का जो मिक्स है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, जैसे हमने डिस्कस किया। तो अभी तो ये क्या कर रहे हैं, 2 मेन प्रोडक्ट है इनके, एक तो गोल्ड लोन है, दूसरा होलसेल लोन है। लेकिन इनका 2030 का गाइडेंस है कि गोल्ड लोन हमारा 25 से 30% आएगा। अब ये पहले इन्होंने गाइडेंस दिया था कि 20-25% के रेंज में रहेगा गोल्ड लोन, अब ये बोल रहे हैं 25 से 30% रहेगा, यानी एक तरीके से गाइडेंस को अपग्रेड किया है गोल्ड लोन वाले पार्ट पे। तो वो कहां से होगा इनका? अभी जो ये आप रिटेल वाला प्रोडक्ट देख रहे हो ना, बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट्स ये बैंक ऑफर करता है, वो भी अपने कुछ कुछ ब्रांचेस के अंदर। तो FY27 से इनका जो रिटेल वाला ये सेगमेंट है, ये हर एक ब्रांच में इसको बैंक अच्छे से एक्सपैंड करने लग जाएगा, सारे प्रोडक्ट्स वहां पे ऑफर होंगे। जैसे आपका कार लोन हो गया, 2 व्हीलर लोन हो गया, कमर्शियल व्हीकल हो गया, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन हो गया, ये सारे प्रोडक्ट्स बैंक के लाइव हो जाएंगे FY27 में अक्रॉस ब्रांचेस। तो वहां से क्या होगा, रिटेल का शेयर बढ़ेगा, तो रिटेल का कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा, होलसेल बैंकिंग का कॉन्ट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत स्टेबल रहेगा, कम होगा, और गोल्ड लोन आपका 25 से 30% पे आ जाएगा। अब गोल्ड लोन ये 20% से 25 से 30% क्यों करने को देख रहे हैं? क्योंकि गोल्ड लोन में एक इन्होंने नया सेगमेंट ऐड किया है, SME वाला। तो अब ये बैंक क्या करता है, जो SMEs होते हैं ना, जिनको वर्किंग कैपिटल के लिए लोन चाहिए, तो उनको ये गोल्ड लोन ऑफर करते हैं। और बैंक कह रहा है कि ये वाले जो कस्टमर प्रोफाइल है, ये बहुत स्टेबल कस्टमर्स हैं। इनफैक्ट आई मीन आपको अगर पॉसिबल हो तो उनका कॉन कॉल आपको वो पूरा सुनना चाहिए, बहुत अच्छी इन्होंने इंसाइट दी है पूरे गोल्ड लोन के ऊपर। इनका कहना है अगर आप बाकी लेंडर्स को देखोगे ना, तो उनके जो गोल्ड लोन के बोरोअर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो थोड़े से मतलब क्या बोलते हैं उसको, इंपल्सिव हैं,
कि अभी गोल्ड के रेट इतने बढ़ गए हैं, तो मतलब उनको और जगह से ऑप्शन नहीं है, तो वो अभी गोल्ड को कोलैटरल रख के लोन ले रहे हैं। हमारे जो कस्टमर्स है ना, ये सारे बिजनेस वाले कस्टमर्स हैं, मतलब इनके पास में रियल नीड है, इनका बिजनेस है, एग्जिस्टिंग बिजनेस सालों से करते आ रहे हैं, बिजनेस अच्छा चल रहा है, और डे टू डे कैश मैनेजमेंट के लिए इनको लोन चाहिए होता है, तो उसके लिए ये हमसे गोल्ड को कोलैटरल रखते हैं और हमसे लोन लेते हैं। तो ये जो कस्टमर है, ये लॉन्ग टर्म वाले कस्टमर है, हायर टिकट साइज के कस्टमर्स होते हैं, प्लस हमको एक एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मिल जाता है कस्टमर्स के साथ में। और जब आपका कस्टमर एक लॉन्ग टर्म के लिए आता है, तो मतलब आपके पास में अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है कि आप उसको ये जो भी अदर प्रोडक्ट्स है वो क्रॉस सेल वगैरह भी कर सकते हो। तो ये इनका इनसाइट है, इसलिए बैंक ने एसएमई बैंकिंग को ऐड किया, मतलब एसएमई कस्टमर्स को ऐड किया गोल्ड लोन में, और 25 से 30% तक ले जाएंगे गोल्ड लोन को ये टिल 2030। तो ये इनका गोल्ड लोन पे गाइडेंस है। फिर आपका पार्ट आता है ओपेक्स वाला। ओपेक्स से पहले ये फी इनकम मतलब जो हमने इस क्वार्टर में देखा 80% से ग्रो हुआ है। तो मैनेजमेंट बोल रहा है कि ये जो फी इनकम है ना, ये भी वन ऑफ नहीं है, ये भी सस्टेन रहेगा आने वाले क्वार्टर्स में। मतलब हर एक क्वार्टर में 80% का ग्रोथ नहीं होगा, लेकिन टोटल इनकम का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा फी इनकम से आएगा, क्योंकि इन्होंने अभी इंश्योरेंस बिजनेस स्टार्ट किया, इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन। तो वहां से आपको वो प्रीमियम मिलता है, मतलब जितना भी आप वो इंश्योरेंस सेल करते हो दूसरे इंश्योरेंस का, तो आपको उसका फी इनकम मिलता है। इसके अलावा डिसबर्समेंट हमने देखा 50% से ग्रो किया बैंक का, और इनका आगे का ग्रोथ भी कंसिस्टेंट रहेगा। तो उसकी वजह से बैंक कह रहा है फी इनकम हमारा लगभग 20-25% के आसपास कंट्रीब्यूट करेगा टोटल इनकम के अंदर। तो फी इनकम का कंट्रीब्यूशन आपका सस्टेन रहेगा। फिर आता है आपका ओपेक्स वाला पार्ट कि खर्चे का क्या। तो अभी तो मतलब इन्होंने थोड़ा सा एक्सपेंशन अपना स्लो कर दिया है। पहले के सालों में ये 100 ब्रांचेस ओपन करते थे हर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, अब ये 50 से 60 नए ब्रांचेस ओपन कर रहे हैं। लेकिन अगले 1 से 1.5 साल तक इनका जो ओपेक्स वाला पार्ट है वो स्टिल एलिवेटेड रहेगा। तो अभी कॉस्ट टू इनकम आप देखोगे तो 60-62% है, और मैनेजमेंट बोल रहा है कि टिल FY27 तक हमारा कॉस्ट टू इनकम इसी रेंज में रहेगा, 60 से 65%। यानी कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना, उसमें ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं मिलेगा इनको, क्योंकि खर्चा ज्यादा रहेगा बैलेंस शीट की ग्रोथ से। तो इसीलिए कॉस्ट टू इनकम का जो नंबर है वो हमको हायर लेवल पे दिखेगा। FY27 के बाद मतलब FY28 ऑनवर्ड्स कॉस्ट टू इनकम इनका इंप्रूव होने लग जाएगा, तो वहां पे काफी स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लिवरेज आएगा। क्योंकि मैनेजमेंट का कहना है कि पिछले 5 साल में हमको मतलब पैन इंडिया बैंक बनना था, तो हमने ब्रांच एक्सपेंशन खुल के कर दिया, टेक्नोलॉजी पे जो इन्वेस्टमेंट करना था लार्जली वो कर दिया है, एम्प्लॉयज ऐड कर दिए हैं, नए प्रोडक्ट्स ऐड कर दिए हैं, जो प्रोडक्ट पे फोकस हटाना था वो भी सारा चीज कर दिया है। तो ये 1-1.5 साल का पेन और रहेगा, उसके बाद आप हमारे बिजनेस में ना ऑपरेटिंग लिवरेज देखोगे, क्योंकि जितनी भी नई एडिशंस करें हैं, इन्वेस्टमेंट करें हैं, वो सब हमको बेनिफिट करेंगे, उन सारे प्रोडक्ट्स को हम स्केल अप करेंगे अगले 3 साल के अंदर, FY28 से FY2030 तक। यानी 1-1.5 साल तक मुझे दिखेगा कि बैंक में ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके बाद अगले 2-3 साल तक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवरेज मिलेगा, ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा कंपनी को एटलीस्ट नेक्स्ट 2-3 इयर्स के लिए। सेम ये केस आप देखोगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ में भी है। उनका वैसे एक्सपेक्टेड था कि FY26 के बाद ही ये कॉस्ट टू इनकम इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा, लेकिन जो बीच का 1 साल ये माइक्रो फाइनेंस का खराब हुआ उनके लिए, तो वो टाइमलाइन उनके लिए थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई है। तो उनका भी FY27 तक का पेन है कॉस्ट टू इनकम पे। फिर उसके बाद आप देखोगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का भी कॉस्ट टू इनकम नीचे जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी ओपेक्स वाला पार्ट इनका 1 से 1.5 साल तक थोड़ा सा हायर लेवल पे रहेगा। उसके बाद लास्ट आता है आपका क्रेडिट कॉस्ट की क्रेडिट कॉस्ट के आउटलुक क्या है। तो इनका मॉडल अगर आप देखोगे, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि एसेट क्वालिटी का प्रॉब्लम इनको हिस्टोरिकली रहा नहीं है, इन्होंने मॉडल इस तरीके से बनाया है, सारा सिक्योर प्रोडक्ट्स है, गोल्ड लोन हो गया, होलसेल लोन हो गया, रिटेल की भी जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे सिक्योर्ड हैं। माइक्रो फाइनेंस बहुत कम लोन देती थी ये बैंक, इसीलिए इनको ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आया पिछले 2-3 साल में। आगे भी इनका जो मॉडल रहेगा वो इसी तरीके से रहेगा, रिटेल प्रोडक्ट्स और ऐड हो जाएंगे इसमें, तो मतलब आपका जो क्रेडिट कॉस्ट है वो काफी कम लेवल पे रहेगा। 40 से 50 बेसिस पॉइंट का इनका गाइडेंस है नियर टर्म का, मतलब अगले कुछ क्वार्टर्स तक का 40 से 50 बेसिस पॉइंट का गाइडेंस है। इससे पहले का ट्रैक रिकॉर्ड भी आप देखोगे तो इतना ही रहता है, 50, 60, 40, 30 बेसिस पॉइंट के बीच में इनका क्रेडिट कॉस्ट रहता है, क्योंकि सारा सिक्योर प्रोडक्ट है। तो क्रेडिट कॉस्ट आपका स्टेबल रहेगा। ओपेक्स वाला पार्ट 1 से 1.5 साल तक थोड़ा पेन देगा, और उसके बाद हमको नेक्स्ट 2-3 इयर्स में अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिलेगा। अब अगर हम सारी चीजें सम अप करें और मतलब डॉट्स कनेक्ट करें कि कैसा आउटलुक बन रहा है इस बैंक का, तो सबसे पहले तो यील्ड वाला पार्ट हो गया, यानी नियर से मीडियम टर्म में अगर हम देखें तो यील्ड हुआ, कॉस्ट ऑफ फंड हुआ, ये बैंक के लिए स्टेबल रहेंगे। यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन ये 3.7 से 3.9% रहेगा। अब नेट इंटरेस्ट इनकम का ग्रोथ कितना होगा ये डिपेंड करेगा मेरे लोन बुक के ग्रोथ के ऊपर। तो बैंक की मैनेजमेंट का कहना है कि हमारा बेस अभी बहुत छोटा है, तो 25 से 30% की जो ग्रोथ है ना वो नो ब्रेनर है हमारे लिए, मतलब बहुत आराम से हम कर सकते हैं। आप देखो ना, जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है
2 लाख करोड़ का उसका लोन बुक है और वो बैंक 20% का गाइडेंस दे रहा है, एग्जीक्यूट भी कर रहा है। अगले 5 साल से वो बैंक कॉन्फिडेंस है कि 20% के रेट से हम ग्रो कर सकते हैं। तो ये बैंक तो उससे भी बहुत छोटा है साइज में। अगर ये अगले 5 साल तक 25% पे भी ग्रो करते हैं तब भी इनका टोटल बुक का साइज 1.25 लाख करोड़ के आसपास होगा। तो मतलब वो अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बेस बहुत छोटा है। 25 से 30% पे आराम से बैंक ग्रो कर सकता है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी है, प्लस आगे का गाइडेंस भी यही है। यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम का जो मेरा ग्रोथ है ना, वो लगभग इतना ही रहेगा, 25 से 30%। अज्यूमिंग कि यील्ड में कुछ नेगेटिव नहीं होता है या यील्ड में कुछ बड़ा अपसाइड हमको ना देखने को मिले, तो ये 25-30% के आसपास का नेट इंटरेस्ट इनकम का ग्रोथ होगा। फिर आपका ओपेक्स वाला पार्ट, क्योंकि मेरा खर्चा थोड़ा सा ज्यादा होगा, ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिलेगा, तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो लगभग इनका 20 से 25% के आसपास रह सकता है। क्रेडिट कॉस्ट मेरा स्टेबल रहेगा, यानी पैट का नंबर जो है वो भी मेरा लगभग 10% से 15 या मैक्सिमम 20% के रेट से ग्रो करेगा। ये सारा अजम्पशन है हमारा अगले 1 से 1.5 साल का, यानी टिल FY27। FY27 के बाद तो हमने जैसे डिस्कस किया कि कॉस्ट टू इनकम नीचे आएगा, तो ऑपरेशन लेवल पे इनको बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा और अर्निंग ग्रोथ जो है वो काफी फास्ट हो जाएगी इस बैंक के लिए। तो इसमें केस क्या बन रहा है कि जैसे हमने बाकी लैंडर्स को डिस्कस किया ना, माइक्रो फाइनेंस की कुछ एनबीएफसी प्लस जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हो गए, इवन बंधन बैंक, अगर बंधन बैंक का भी हम एज्यूम करें कि सारी चीजें वैसी जाती है जैसे वो गाइडेंस दे रहे हैं, तो उन सारे लैंडर्स में ना अर्निंग ग्रोथ बहुत फास्ट एक्सपेक्टेड है अगले कुछ क्वार्टर से ही, मतलब अगले 1-1.5 साल में ही बहुत फास्ट अर्निंग ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। सीएसबी बैंक का अगला 1-1.5 साल इतना मतलब बहुत एग्रेसिव अर्निंग ग्रोथ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, लेकिन उसके बाद का जो अगला 2-3 साल है वो बैंक के लिए बहुत अच्छा रहेगा इन टर्म्स ऑफ ये आपका ऑपरेटिंग लेवरेज, इन टर्म्स ऑफ अर्निंग ग्रोथ। लेकिन 1-1.5 साल का चैलेंज उनका चलेगा। तो ये केस है सीएसबी बैंक का। मतलब मैं अगर इसमें प्ले करने जाऊं तो मैं ये एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं कर सकता कि मुझे अगले 1 साल में 1.5 साल में एक बड़ा वैल्यूएशन री रेटिंग देखने को मिलेगा, जो हमने कुछ माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी के साथ डिस्कस किया, या इवन बंधन बैंक का भी अगर हम बेस्ट केस सिनेरियो लेके चले तो शायद वो मैं अगले 1-1.5 साल में ना देख पाऊं, अनलेस अगर मार्केट में बहुत एक्सट्रीम बुल रन नहीं आता। लेकिन उसके बाद का जो 3-4 साल का रैली है, अगर इनकी ये परफॉर्मेंस सस्टेन रहती है जो इन्होंने पिछले 3 साल में करके दिखाया है, तो मतलब एक बड़ा वहां पे अपसाइड हम देख सकते हैं। तो मतलब अगर मुझे मीडियम टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से प्ले करना है ना पूरे बैंकिंग स्पेस के अंदर, तो आज के टाइम पे सीएसबी बैंक एक बेटर बेट लगता है। लेकिन ऑफकोर्स उसके साथ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, जहां पे नेक्स्ट 1.5 ईयर के अंदर ही अच्छा अपसाइड एक्सपेक्टेड है। तो मतलब मुझे अगर इसको प्ले करना भी है तो एक छोटा एलोकेशन लेकर मैं प्ले करूं, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि डायरेक्शनली मैं इसको ट्रैक कर पाऊंगा कि हर एक क्वार्टर में कैसी परफॉर्मेंस है। और जब भी मुझे दिखेगा, चाहे वो FY27 का सेकंड क्वार्टर हो, थर्ड क्वार्टर हो, कि बैंक का फाइनली कॉस्ट टू इनकम अब कम होने लग गया है और जो गैप है इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बीच में, वो अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ जा रहा है, मतलब वो मोस्ट लाइकली वो टाइम होगा जहां से मार्केट इसको सुपर री रेटिंग देना स्टार्ट करेगा। क्योंकि आप हिस्टोरिकली देखोगे, जो भी बैंक हो 20-25% के रेट पे ग्रो करता है। आरओई का भी इनका टारगेट है कि आगे चल के 1.82% पे लेके जाएंगे। आरओई ऑलरेडी इनके टीम्स में है, यहां से और अपवर्ड मूवमेंट होगा 15-16% के आसपास। तो उनका प्राइस टू बुक बहुत आराम से 2.5 के आसपास होता है। बंधन बैंक का अगर आप मतलब वो प्राइस टू बुक देखोगे, इतना खराब उनका परफॉर्मेंस है, और उसका भी एवरेज प्राइस टू बुक आप देखोगे तो 2.5 के आसपास होता था। तो ये बैंक तो कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहा है। सिर्फ आपका वो ओपेक्स वाला पार्ट एक बार थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, जो कि FY27 ऑनवर्ड्स हो जाएगा, और इंडस्ट्री भी मतलब एक धीरे धीरे टेलविंड इसमें आ ही रहा है, क्रेडिट साइकिल आपका इंप्रूव हो ही रहा है, तो बहुत आराम से ये बैंक जो है 2.5 से 3 का प्राइस टू बुक डिजर्व करता है। साथ में आपका बुक वैल्यू भी तो ग्रो करेगा, नेटवर्क भी ग्रो करेगा। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं टेलविंड साइंस बैंक के साथ में। बट ऑफकोर्स अभी टाइम है, बहुत आराम से इसको प्ले किया जा सकता है, डायरेक्शनली देख सकते हैं हम कि आने वाले क्वार्टर्स में कैसी परफॉर्मेंस इनकी रहती है। तो ये ओवरऑल डिस्कशन था सीएसबी बैंक के ऊपर। ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।